नमस्कार साथियों। श्रीमान आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार राजकीय लोहिया महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा आयोजित ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती ट्विंकल शर्मा। श्रीमती शर्मा राजकीय लोहिया महाविद्यालय के इतिहास विभाग में सह आचार्य हैं। आपका एंशिएंट इंडिया में स्पेशलाइजेशन है और आज हमारे साथ वे गुप्त प्रशासन पर एक व्याख्यान के साथ में जुड़ रही हैं। तो मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि श्रीमती ट्विंकल शर्मा अपना व्याख्यान आप तक पहुंचाए। आदरणीय श्रीमती ट्विंकल शर्मा। धन्यवाद सर। आज मैं गुप्त प्रशासन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूंगी। गुप्त शासक महान योद्धा होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने राज्य में कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर रखी थी। उनके प्रशासन की जानकारी हमें समकालीन साहित्यिक स्रोतों और अभिलेखों से प्राप्त होती है। उस समय राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। राजा ही शासन का सर्वोच्च अधिकारी था। गुप्त राजाओं ने अनेक विरुद्ध धारण कर रखे थे, जैसे परम भागवत, परम भट्टारक, चक्रवर्ती, महाराज धीराज। ऐसे कई विरुद्ध गुप्त महाराजाओं ने धारण कर रखे थे। उस समय राजा को देवतुल्य माना जाता था और उसके आदेश सर्वोपरि होते थे। गुप्त युग में राजपद प्राय आनुवंशिक था, किंतु युवराज के अयोग्य होने पर योग्य राजकुमार को राजा का पद प्रदान कर दिया जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को ज्येष्ठ न होते हुए भी अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। राजा का सर्वोच्च होने के नाते वे केंद्रीय शासन का संचालन और प्रांतीय शासकों की नियुक्ति करता था। युद्ध के समय वह प्रमुख सेनापति था और युद्ध का नेतृत्व करता था। न्याय क्षेत्र का प्रमुख होने के कारण वह प्रत्येक विवाद में राजा ही अंतिम न्यायाधीश होता था। शासन में रानियों के भाग लेने की विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। राजा को प्रशासन में सहयोग देने के लिए अमात्य और मंत्री होते थे। इनको मिलाकर मंत्री परिषद का गठन किया जाता था। प्रत्येक विभाग का एक मंत्री होता था। मंत्री प्राय योग्य, सत्यवादी, न्यायप्रिय और विद्वान और निष्पक्ष हुआ करते थे। समुद्रगुप्त का महासंधि विग्रहक विदेश मंत्री हरिशेन नामक प्रकांड पंडित था। उसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का मंत्री वीरसेन व्याकरण, साहित्य, न्याय और लोक नीति का ज्ञाता था। राज्य के साधारण कार्यों पर मंत्री निर्णय करता था, जबकि प्रमुख विषयों पर मंत्री परिषद निर्णय लिया करती थी। मंत्री परिषद का अध्यक्ष राजा हुआ करता था। गुप्त राज्य में अनेक विभाग थे, जिन्हें अधिकरण कहा जाता था। प्रमुख अधिकरण और उनके कार्य कुछ इस प्रकार थे। धर्म विभाग, इसका मुखिया पुरोधा होता था और यह मौर्य युगीन धर्म महामात्र की तरह हुआ करता था। अंतरराष्ट्रीय विभाग, इसका प्रमुख महासंधि विग्रहक होता था। यह विदेशों के साथ संबंधों पर निर्धारण करता, युद्ध और संधि करता। समुद्रगुप्त का हरिशेन और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का महासंधि विग्रहक वीरसेन था। अपराधों को रोकने के लिए और अपराधों को कम करने के लिए पुलिस विभाग था। मनुस्मृति के अनुसार 3 या 4 गांवों पर एक पुलिस अधिकारी होता था। इस विभाग का प्रमुख दंड प्राशाधिक कहलाता था। इस विभाग के अन्य पदाधिकारी चाट, भाट और चोर द्रणिक
अर्थात गुप्तचर हुआ करते थे। दूसरा विभाग माल विभाग था, ये कर वसूल करता था। इसका अधिकारी ध्रुवाधिकरण कहलाया करता था। शालिक, तलवाट, गोप इसके सहायक हुआ करते थे। इसी तरह अत्यंत प्रमुख विभाग और विशाल विभाग राज प्रासाद विभाग होता था। इसमें महाप्रतिहारी, प्रतिहार आदि अधिकारी हुआ करते थे। सेना विभाग के अंतर्गत महासेनापति इसका प्रमुख हुआ करता था और यह राजा या युवराज होता था। इसके अधीन महाबलाधिकृत रण भांडागारिक हुआ करते थे। वाणिज्य और उद्योग विभाग का प्रमुख डांडिक कहलाया करता था और यह व्यापार और वाणिज्य की देखभाल किया करता था। इसके अलावा गुप्त प्रशासन में कुछ और अधिकारियों का भी उल्लेख हमें जो है देखने को मिलता है। जैसे सर्वाध्यक्ष केंद्रीय कार्यालय का प्रधान हुआ करता था। महाअक्षपट्टलिक ये लेखा विभाग का प्रमुख हुआ करता था। आय व्यय का लेखा जो है यही अधिकारी रखा करता था। भांडागाराधिकृत जो होता था वो कोष का प्रधान जो था वो हुआ करता था। ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूल करने वाला होता था। पुस्तपाल रिकॉर्ड रखने वाला अधिकारी हुआ करता था। गोप ग्राम की आय व्यय का हिसाब रखने वाला अधिकारी हुआ करता था। गोलमिक वन विभाग का अधिकारी हुआ करता था। आज्ञा पालक और दूतक जो है राज आज्ञाओं को प्रजा में सुनाया करते थे। गुप्त राज्य प्रांतों में विभक्त थे। इन्हें भुक्ति या भोग कहा जाता था। दामोदरपुर ताम्रपत्र में पुंडुवर्धन भुक्ति, वैशाली मोहर में तीरा भुक्ति, गुणेध्वज ताम्रपत्र में उत्तर मंडल भुक्ति का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा मंदसौर, कौशाम्बी, सौराष्ट्र, पांचाल, काशी, मगध अनेक भुक्तियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इस समय प्रांत दो प्रकार के होते थे, एक सीमांत प्रांत जिनका प्रमुख गुप्ता कहलाता था और दूसरा आंतरिक प्रांत जिनका प्रमुख जो था वो उपरीक कहलाया करता था। प्रांतीय शासक को उपरीक या उपरीक महाराज कहा जाता था। इन्हें भोगिक, भोगपति या भोक्ता भी कहा गया है। इनकी नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी। प्राय राजकुमार को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय तीरा भुक्ति में गोविंद गुप्त और तैमूर में घटोत्कच नियुक्त था। स्कंदगुप्त के समय कौशाम्बी में भीमवर्धन और सौराष्ट्र में पर्णदत्त कार्यरत थे। जूनागढ़ प्रशस्ति के अनुसार उपरीक महाराज विनीत, सत्य प्रेमी, विशुद्ध और शक्तिशाली होना चाहिए था। उपरीक महाराज अपने प्रांत की शत्रुओं से रक्षा करता था। प्रांत में निवास करने वाले सामंतों पे निगाह रखता था। प्रांतों में जिन जनहितकारी कार्य और विकास कार्य जो था वो करवाता था। अपने अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति भी यही प्रांतपति किया करता था। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, प्रांतों का विभाजन विषयों के अंतर्गत किया गया था। मगध विषय में गया और पाटलिपुत्र सम्मिलित थे। यहाँ का शासक जो था वो विषयपति कहलाया करता था। एक प्रांत में 2 या 3 जिले हुआ करते थे। विषयों का प्रधान विषयपति कहलाया करता था। इसकी नियुक्ति उपरीक महाराज के द्वारा की जाती थी। कुछ विषयपति सीधे ही सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। जैसे अंतर्वेदी का विषयपति शर्वनाग की नियुक्ति स्वयं सम्राट ने की थी। विषयपति को परामर्श देने के लिए एक संस्था होती थी जिसके सदस्य महत्तर कहलाया करते थे। इन सदस्यों की संख्या 30 होती थी। इसमें नगर श्रेष्ठ, नगर का प्रधान सेठ, 60वां जो नगर का प्रमुख व्यवसायी होता था, प्रथम कुलिक जो शिल्पियों का मुख्य हुआ करता था, प्रथम कायस्थ जो प्रधान लेखक होता था, पुस्तपाल लेखा अधिकारी जो है वो इसके सदस्य हुआ करते थे।
विषयपति अपने प्रदेश में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था बनाए रखते थे और इसके लिए उसके अधीन दंड पाशिक, दंड नायक जैसे अधिकारी हुआ करते थे। राजकीय करों को एकत्रित करने के लिए युक्त, आयुक्त और नियुक्त अधिकारी हुआ करते थे। विषय में अनेक नगर होते थे। नेक्स्ट ले लो। विषय में अनेक नगर होते थे। नगरों के प्रधान को पुरपाल कहा जाता था। इसकी नियुक्ति विषयपति करता था। नगरों में एक परिषद होती थी जो आधुनिक नगर परिषद की भांति कार्य किया करती थी। नेक्स्ट स्लाइड। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव था। गांव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था, जो गांव के शासन प्रबंध के लिए उत्तरदायी होता था। ग्रामिक को सहायता देने के लिए पंचायत होती थी, जिसे पंचमंडल या जनपद कहा जाता था। इसमें महत्तर, अष्टकुलाधिकारी, ग्रामिक सदस्य हुआ करते थे। ग्राम पंचायतें अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र थी। नेक्स्ट। गुप्त काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा हुआ करता था। राजा का निर्णय अंतिम माना जाता था। इस समय केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे। विषय का न्यायाधीश नगर में निवास करता था। गांवों में न्यायिक कार्य ग्राम पंचायतें किया करती थी। नारद स्मृति के अनुसार इस समय 4 प्रकार के न्यायालय थे: कुक, श्रेणी, गज और राजकीय। इनमें पहले 3 जनता के और चौथा सरकारी न्यायालय था। इस समय जूरी प्रथा भी प्रचलित थी। इस समय प्राय अर्थदंड ही दिया जाता था और अपराध बहुत कम हुआ करते थे। मृत्युदंड और शारीरिक दंड न के बराबर ही दिया जाता था। नेक्स्ट। गुप्तकालीन सम्राट साम्राज्यवादी थे, इसलिए उन्होंने एक विशाल सेना का निर्माण किया था। यह सेना उनकी नीति को सफल बनाने का महत्वपूर्ण साधन थी। सेना के प्रधान अंग घोड़ा, हाथी और पदाती होते थे। इस काल में रथों का प्रयोग नहीं हुआ करता था। गुप्त शासक दक्षिण के प्रांतों में नौसेना का भी प्रबंध किया करते थे। सेना का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट ही होता था और उसके अधीन महादंडनायक, रणभांडागारिक और भट्टा अश्वापति जैसे अधिकारी रहा करते थे। नेक्स्ट। इस समय राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था। ये भूमि के उपजाऊपन के आधार पर 16 से 25% तक लिया जाता था। यह कर अनाज के रूप में लिया जाता था। गुप्तकालीन अभिलेख 18 प्रकार के करों का उल्लेख करते हैं, जिनमें 4 कर प्रमुख थे। पहला भाग जो भूमि कर था और उपजाऊपन के आधार पर 16 से 25% तक लिया जाता था। दूसरा बोझ कर, ये चुंगी थी जो माल को लाने और ले जाने पर लगाई जाती थी। तीसरा भूतावास कर, यह आयात कर था। बाहर से, राज्य के बाहर से वस्तुओं को आयात करने पर यह कर लिया जाता था। चौथा शुल्क कर, यह कर व्यापारियों और शिल्पियों से लिया जाता था। इसके अलावा वनों से, खानों पे, चारवाहों के ऊपर भी जो है वो कर लगाया जाता था। युद्ध के समय में गुप्त साम्राज्य में कुछ विशेष कर भी लगाए जाते थे। इन सभी स्रोतों से प्राप्त धन जन कल्याण और सार्वजनिक हितों के लिए उनका खर्च किया जाता था। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि गुप्त शासकों ने अत्यंत उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी। डॉक्टर अल्टेकर ने कहा है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली, उसकी उपलब्धियों के विषय में हमारे पास विस्तृत सामग्री है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केंद्र और प्रांत दोनों में सुव्यवस्थित प्रशासन था। धन्यवाद।